गला खराब होने की बात कही, तो मैं एक एक जिम्मेदार नागरिक और एक भारतीय होने के नाते सचमुच उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हूं। परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि वे स्वस्थ हों। और वैसे भी यूरोप, अमेरिका में कई सभ्य समाजों समाजों में जो देश के मुखिया होते हैं, उनका समय समय पर मानसिक और शारीरिक परीक्षण होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का होता है बाकायदा, हर 6 महीने में। विजय शंकर सर तस्दीक करेंगे इस बात की। तो हम सबको कामना करनी चाहिए कि उनकी बोली, भाषा, बॉडी लैंग्वेज, इन सब चीजों से चिंता हो रही है। इसे बिल्कुल एक ईमानदार और जिम्मेदार मतदाता और नागरिक की चिंता समझा जाए कि अगर हमारे देश का मुखिया अस्वस्थ है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो ये चिंता की बात है, क्योंकि वे भाग्य विधाता हैं, नीति नियंता हैं। उनके ही मर्जी से नीतियां बनती हैं। कैबिनेट एबिनेट तो खैर एक औपचारिकता बची है अब इस देश में। तो मेरी चिंता पहले ये है। मैं आपके जरिए देश से भी ये निवेदन करना चाहता हूं, वो चिंता करे अपने प्रधानमंत्री की। उन्हें थोड़ा विश्राम की भी आवश्यकता है। बहुत मेहनत करते हैं, 18 घंटे करते हैं। कई बार गलती से अमित शाह कह जाते हैं कि वे 24 घंटे सोते रहते हैं। पता नहीं सच्चाई क्या है। अब मैं विषय पर आता हूं, ईवीएम को लेकर। डॉक्टर साहब, हमारे भारत के साथ एक बड़ी दुर्दशा है कि हमारी स्मृति, भारत के समाज की सामूहिक स्मृति, न केवल भारत की बल्कि ये मानव स्वभाव है कि हमारी स्मृति बड़ी क्षीण होती है। हम बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं। तो माननीय नरेंद्र मोदी साहब के साथ तो ये बहुत स्थायी रोग है कि उन्हें न अपनी बोली भाषा याद रहती है, न अपनी पार्टी की का रोना धोना याद रहता है। तो हमारी जिम्मेदारी कि हम उन्हें याद दिलाएं कि जब 2014 से पहले 2 बार लगातार कांग्रेस और यूपीए चुनाव जीती, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव, उनका नाम है जीवीएल नरसिंह राव। उन्होंने एक किताब लिखी डॉक्टर साहब। किताब का नाम है डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी बिलीव अवर ईवीएम। हमारा लोकतंत्र खतरे में है, क्या हम ईवीएम पर भरोसा कर सकते हैं। ये वे कब लिख रहे हैं? 2004 और 9 की लोकसभा चुनाव हारने के बाद, 9 के बाद। 14 में तो सत्ता में आ ही गए वे। इस बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ में जीवीएल नरसिंह राव ने यह बताने, स्थापित करने की कोशिश की कि ईवीएम तो एक बहुत बड़ा घोटाला है। कांग्रेस और यूपीए 2 बार लोकसभा चुनाव इसलिए जीत गई क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है। जीवीएल नरसिंह राव की इस किताब की भूमिका भारतीय जनता पार्टी के लौह पुरुष, इन्वर्टेड कॉमा में, भारतीय जनता पार्टी के लौह पुरुष लालकृष्ण आडवाणी ने लिखी। इस किताब की भूमिका जीवीएल नरसिंह राव और किरीट सोमैया अपने साथ इंजीनियरों को लेकर जाते थे, देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पत्रकारों को लैपटॉप रखकर बताते थे कि ईवीएम हैक की जा सकती है, इसमें कुछ भी किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले पूरे देश में रोना रोती थी, उसके आंसू सूख गए थे रोते रोते ईवीएम के नाम पर। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को अब कौन याद दिलाए कि ये वही ईवीएम है। और इसके बारे में जब से वे सत्ता में आए हैं, भोपाल में एक सभा हुई थी 2018 के विधानसभा चुनाव में, वहां भी उन्होंने कटाक्ष किया था। बहुजन समाज पार्टी ने पिछले लोग विधानसभा चुनाव में 2017 में मायावती ने कोई बयान दिया था, तब मोदी एंड कंपनी है, राजनीतिक दल क्या है वो, एक तरह का एक समूह है कुछ लोगों का, उसने मायावती की खिल्ली उड़ाई थी। तो आज की तारीख में 24 फरवरी 2022 को कोई आदमी जाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सभा में जीवीएल नरसिंह राव की वो किताब ही पेश कर दे। और एक तथ्य, भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी कि ईवीएम बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें वोट हैक किए जा सकते हैं, इसको हैक किया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है। प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका दुनिया के उन देशों के नाम लिखे हैं जहां ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। प्रोफेसर स्वामी दावा करते हैं कि हम ही सबसे आधुनिक क्यों हुए जा रहे हैं कि हम ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं। अमेरिका में कागज के मतपत्र से चुनाव होता है, इंग्लैंड में मतपत्र से चुनाव, और भी देशों के उन्होंने अपनी याचिका में उल्लेख किया है देशों के नामों का। तो मेरा निवेदन यह है कि ये जो नरेंद्र मोदी जी आज ईवीएम पर भाषण दे रहे हैं, तो ऐसा उल्लेख करने से पहले अपनी पार्टी का रोना धोना एक बार सुन लेते तो ज्यादा बेहतर था। अब मैं तकनीकी पक्ष पर आता हूं। क्या सचमुच में पिछले 5-7 सालों में जितने चुनाव हुए, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, डॉक्टर साहब, यह संयोग ही हो सकता है या यह प्रयोग है कि जितनी बार भी ईवीएम की गड़बड़ी पकड़ी गई है,
उसमें किसी और पार्टी का बटन दबाने पर बीजेपी की ही पर्ची क्यों निकलती है? हमारे अटेर में एक उपचुनाव हुआ था, वहां ऐसी घटना हुई थी मध्य प्रदेश में। जितने आज तक इस तरह के मामले सामने आए हैं पूरे देश में, बंगाल के चुनाव से लेकर उत्तर प्रदेश में हाल में इस वक्त चल रहे चुनाव में, हो सकता है 1% ऐसा विषय मिला हो कि कमल के निशान को दबाने पर साइकिल या हाथ का पंजा या हाथी की पर्ची निकली हो, लेकिन 99% मामलों में किसी भी निशान पर उंगली दबाने पर कमल की ही पर्ची क्यों निकलती है? यह $1,000,000 क्वेश्चन भी नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए। अंतिम बात मैं ये कहूंगा कि आपने शुरू में अपने इंट्रो में कहा कि उनके पास मुद्दे नहीं, उनके पास मुद्दे बहुत हैं। वे यूक्रेन के नाम पर वोट मांग लेंगे, वे अभी वहां से बच्चों को लाने के नाम पर वोट मांग लेंगे। आप अगले 3 दिन में रुक जाइए, वो तो अभी जहाज वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। जिस दिन आ जाएंगे तो वो जो दूसरा वाला मीडिया है, अपने असली मीडिया को छोड़कर, वो बताएगा कि युगावतार नरेंद्र मोदी भारत के बच्चों को सुरक्षित वहां से निकाल लाए हैं। ऐसी ऐसी जेम्स बॉन्डिया कहानियां हमको सुनाई जाएंगी और उसके नाम पर अगली सभा में नरेंद्र मोदी जी वोट मांगेंगे। मुद्दों की उन पर कोई कमी नहीं है। हिंदू मुसलमान नहीं चल पा रहा तो यूक्रेन के नाम पर मांग लेंगे। मेरा अंतिम अभी फिलहाल निष्कर्ष यह है कि भारतीय जनता पार्टी हताश है। वो जो आरोप लगा रहे थे मोदी जी के, हमें लगा था चौथे पांचवें चरण के बाद ईवीएम पर आरोप लगाएंगे, रोना तो उन्होंने शुरू कर दिया ईवीएम का, क्योंकि कहीं ना कहीं भीतर से वे खुद आशंकित हैं जनता की प्रतिक्रिया को लेकर। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल।